हेलो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड HSC स्टूडेंट्स। तो बच्चों के बोर्ड एग्जामिनेशन चल रहे हैं और बच्चों के काफ़ी मैसेजेस मुझे आते रहते हैं कि सर हमें पास्ट ईयर के पेपर्स करने हैं और हमारे पास अच्छे सॉल्यूशंस अवेलेबल नहीं हैं। तो आज हम करने वाले हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का मार्च 22 का फिज़िक्स का पेपर। तो यहाँ पे जैसा कि आप क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, तो इसके जनरल इंस्ट्रक्शंस, इसमें 4 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। तो अब सेक्शन ए में सब MCQs है, तो हम सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो MCQ का है, उसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो यहाँ बोला है कि द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज कंसर्न्ड विद द कंजर्वेशन ऑफ व्हाट। तो ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है। इसका आंसर जो है वो एनर्जी है। 9th में पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है कि फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, तो इस तरीके से फर्स्ट हो गया। सेकेंड वन कह रहा है द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ओवर अ फुल साइकिल इज ऑलवेज। तो इसके लिए हम पहले यहाँ अल्टरनेटिंग करंट का एक ग्राफ बना लेते हैं, टाइम वर्सेस करंट। तो इस तरीके से कुछ ग्राफ होगा, वो ऐसा ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट जो है वो इस तरह से शेड कर देते हैं। अब जो टोटल एरिया होगा दैट वुड बी, ऊपर वाले को अगर ए ले लें तो नीचे वाले को माइनस ए लेना पड़ेगा, नेगेटिव रीजन में है, बिलो द एक्स एक्सिस, और इसका एवरेज जब लेंगे तो विल गेट 0। सो अल्टीमेटली हमारा आंसर जो है वो एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट का आ जाएगा 0 ओवर अ कंप्लीट साइकिल। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट बोल रहा है द एंगल एट विच द मैक्सिमम टॉर्क इज एक्सर्टेड बाय एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें पता है कि टॉर्क जो होता है ऑन अ डाइपोल वो होता है P क्रॉस E, जहाँ पे P डाइपोल मोमेंट है और E जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो क्रॉस प्रोडक्ट है, तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से EP साइन थीटा। अब यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू तब होगी जब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो, और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। इसलिए टॉर्क की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी जब थीटा 90 डिग्री पर हो, क्योंकि साइन 90 1 होता है। सो अल्टीमेटली हमारा इसका आंसर होगा डी। तो थर्ड क्वेश्चन हो गया। ना फोर्थ पार्ट है द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट विच डज नॉट चेंज व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ये एक्चुअली हम बचपन से पढ़ रहे हैं। इस क्वेश्चन के बारे में आपको काफ़ी पहले से नॉलेज है, 7th 8th में भी आपने लाइट के बारे में पढ़ा है, तो वहाँ पे भी आया होगा कॉन्सेप्ट। ये एक फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट किया जाए तो फ्रीक्वेंसी इज़ v बाई लैम्डा। नाउ अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो v चेंज होता है, उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, और लैम्डा भी चेंज होता है, मतलब वेवलेंथ चेंज होता है, बट फ्रीक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट रहता है। अब v और लैम्डा इस तरीके से चेंज होते हैं कि इनका रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा फ्रीक्वेंसी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये भी एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही है। यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस इज़ प्रोपोर्शनल टू। तो अभी हमें पता है कि RMS वैल्यू क्या होती है। RMS स्पीड जो होती है उसका फॉर्मूला है √3RT/m। m मॉलिक्यूलर मास, R रियल गैस कांस्टेंट और T इज़ टेम्परेचर। सो इसलिए यहाँ पे RMS जो है वो प्रोपोर्शनल है √T के। तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट, 5th का। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं फर्स्ट का। सो उसमें पूछा है द यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू। ये भी फुल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। जैसा कि हम जानते हैं कि फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स इज सिंपली मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, मैग्नीट्यूड वाइज अगर देखा जाए मैक्सिमम। तो यहाँ पे हमारे पास अगर मैं B को एक साइड रखूँ और बाकी एरिया को फ्लक्स की तरफ लेके जाऊँ और डिवाइड करूँ, तो हमें ये एक एक्सप्रेशन आएगा जहाँ पे फ्लक्स का यूनिट है, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट है वेबर और एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर। सो टोटल यूनिट जो है वो B का आ जाता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, और मैग्नेटिक फील्ड का जो एक यूनिट है वो टेस्ला भी होता है, जैसा कि आपको पता है निकोला टेस्ला के नाम पे। सो इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। तो 6th का आंसर आ गया डी।
आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। इसके लिए हमें थोड़ा वर्किंग स्पेस चाहिए, तो लेट्स ब्रिंग इन सम वर्किंग स्पेस। फर्स्ट के 7 को करने के लिए पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। हमें ऐसा मालूम है, एक डायग्राम, एक सर्कल जिसमें वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो रहा है। मान लीजिए ऐसे 3 पॉइंट्स हमारे पास है, ए, बी और सी। नाउ ए पे जो वो टेंशन होगा दैट वुड बी 6 mg स्टैंडर्ड। एक बार सर्कल को कंप्लीट करने के लिए जो मिनिमम टेंशन चाहिए दैट इज़, एक बार सर्कल को कवर करने के लिए जो मिनिमम कंडीशन है वो है 6 mg। यहाँ वेलोसिटी ए पे जो होगी दैट शुड बी मोर देन और इक्वल टू रूट 5 rg। सेम वे टेंशन एट बी वुड बी 3 mg एंड वेलोसिटी एट बी वुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 rg, और टेंशन एट सी वुड बी 0 और वेलोसिटी एट सी वुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू रूट rg। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन जो पूछा है वो पूछा है कि व्हेन अ बॉब परफॉर्म्स अ वर्टिकल सर्कुलर मोशन एंड द स्ट्रिंग रोटेट्स इन अ वर्टिकल प्लेन, द डिफरेंस इन द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट हॉरिजॉन्टल पोजीशन एंड द अपर मोस्ट पोजीशन इज व्हाट। सो अभी जैसा कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन अगर देखें तो ये बी पे जो है ये वाली लाइन, ये इस पे हॉरिजॉन्टल पोजीशन बता रहा है और हाईएस्ट पॉइंट मतलब सी पे। सो यहाँ बेसिकली हमें टी बी माइनस टी सी चाहिए, तो हम इजीली निकाल सकते हैं। टी बी इज़ 3 mg एंड टी सी इज़ 0, सो टी बी माइनस टी सी इज़ सिंपली 3 mg। सो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 3 mg, मतलब ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी करेक्ट है। तो 7th का सी करेक्ट हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 8th पार्ट पे हम आते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी वर्किंग है। क्वेश्चन पूछ रहा है अ लिक्विड राइजेस इन ग्लास कैपिलरी ट्यूब up to a height of 2.5 centimeter at room temperature. If another glass capillary tube having radius half of the earlier tube is immersed in the same liquid, the rise of the liquid in it is what? So basically हमें पता है कि height of the capillary का जो फॉर्मूला है वो है 2t cos theta upon r rho g। यहाँ पे t जो है वो है surface tension, r जो है वो रेडियस ऑफ ट्यूब, रो जो है वो है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड और जी जो है वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये तो हमको सब पता है। हम देख रहे हैं कि एच जो है वो रेडियस ऑफ द ट्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इससे हमें पता लगता है कि h1 बाई h2 अगर हम करें तो आ जाएगा 1 बाई r1 बाई 1 बाई r2 विच इज सिंपली r2 बाई r1। तो हमें यहाँ पे h2 निकालना है। सो h2 जब निकालेंगे तो h2 हो जाएगा h1 इंटू r1 बाई r2। तो इसको फर्दर कैलकुलेट अगर हम करें तो h2 वुड बी h1 इंटू r1 बाई r2 जो है वो r1 का हाफ है, जैसा कि क्वेश्चन में मेंशन्ड है, रेडियस इज हाफ। तो यहाँ अभी फर्दर कैलकुलेशन से हमें पता चलेगा तो यहाँ पे हम R1 और R1 कैंसिल कर सकते हैं और फर्दर कैलकुलेशन से हमारा आंसर जो है वो इजीली आ जाएगा। सो h2 इज इक्वल टू h1 हमें पता है 2.5 और यहाँ पे ये जो 2 है ये ऊपर आ जाएगा। सो अल्टीमेटली हो गया 5 सेंटीमीटर। सो h2 का हमारा आंसर आ गया 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ हमारा ऑप्शन जो सही है वो है सी। क्वेश्चन नंबर 9 जो है फर्स्ट का वो कह रहा है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द टू कोहेरेंट सोर्सेज हैव डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स इफ द रेशियो ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी to minimum intensity is 16:1 the ratio of the amplitudes of the two sources will be। तो ये भी एक्चुअली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही है। इसमें हमें ये पता है कि I max by I min is equal to A1 plus A2 upon A1 minus A2 का होल स्क्वायर। तो इसमें हम क्या करते हैं, अगर ऊपर नीचे से A2 कॉमन ले लें
तो हमें मिल जाएगा a1/a2 + 1 डिवाइडेड बाई a1/a2 - 1 का होल स्क्वायर। अब हमें पता है कि मैक्सिमम और मिनिमम का जो रेशियो है वो है 16/1। तो यहाँ हमारे पास है a1/a2 + 1 डिवाइडेड बाई a1/a2 - 1 का स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड हमें मिल जाएगा 4/1 = a1/a2 + 1 डिवाइडेड बाई a1/a2 - 1। अब क्या करना है, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 4 × a1/a2 - 1 = a1/a2 + 1। एक्चुअली हम कंपोनेंट और डिविडेंडो से भी कर सकते हैं, वो भी एक मेथड है इसको सॉल्व करने का, बट अभी हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से किया तो इससे भी इजीली आंसर आ जाएगा। अब इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आइए तो हमारे पास आ जाएगा 3a1/a2 = 4, इधर 4 इस तरफ जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो यहाँ 5 हो गया। हमारा आंसर आ गया a1/a2 = 5/3। सो अल्टीमेटली ये हमारा आंसर है। आंसर सही है, ऑप्शन बी करेक्ट है 9th का। 10th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कह रहा है कि द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवलिंग ऑन अ स्ट्रिंग इज y = 8 sin 0.02x - 4t cm द स्पीड ऑफ द वेव इज। तो यहाँ पहले इक्वेशन लिखते हैं y = 8 sin of 0.02x - 4t, और फिर स्टैंडर्ड इक्वेशन अगर लिखे तो हो जाएगा y = a sin of kx - ωt। सो कंपेयर करने पे हमें पता लगता है कि k जो है वो है 0.02 और ओमेगा जो है वो है 4, और वी नो कि वेव वेलोसिटी जो होता है वो होता है ω/k। तो वेव वेलोसिटी के लिए हम कैलकुलेट का अगर करें तो हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 0.02। सो अल्टीमेटली ये हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 2। सो v की वैल्यू जो है वो हमारी आ जाएगी कैंसिल करने पे 200 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। सो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी करेक्ट है। तो ये इस तरीके से 10th क्वेश्चन हो गया। सो अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कह रहा है डिफाइन पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ अ पोटेंशियोमीटर वायर। तो यहाँ हमें सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है, और पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है दैट इज सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप सिंपली वर्ड्स में लिख दीजिए पोटेंशियल ग्रेडियंट पर यूनिट लेंथ ऑफ अ पोटेंशियोमीटर वायर। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज डन। सेकंड का फर्स्ट, और अभी सेकंड का सेकंड जो है वो कह रहा है स्टेट फार्मूला फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर फॉर द फ्लो ऑफ अ फ्लूइड। तो यहाँ हम सेकंड का जो सोल्यूशन है वो सीधा हमें सिर्फ फार्मूला स्टेट करने बोला है। सो विच इज़ रेनॉल्ड्स नंबर इज़ VC सबस्क्रिप्ट में C रो D अपॉन ईटा। यहाँ पे VC जो है दैट इज क्रिटिकल वेलोसिटी, रो है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, D जो है दैट इज डायमीटर ऑफ ट्यूब, और ईटा जो है वो सिंपली है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। सो इस तरीके से हमारा सेकंड का आंसर हो गया। अभी सेकंड का थर्ड जो है वो बोल रहा है इज़ इट ऑलवेज नेसेसरी टू यूज़ रेड लाइट टू गेट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसका सीधा सीधा आंसर है कि नो, क्योंकि हर एक मेटल का अपना एक अलग वर्क फंक्शन होता है, और जब इंसिडेंट रे जो उस पर पड़ रही है विच इज़ h-म्यू, अगर उसके वर्क फंक्शन से ज़्यादा है विच इज़ φ0, तो ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। तो इसका आंसर सिंपली होगा नो। सो थर्ड वन इज ऑल्सो डन। अभी सेकंड का फोर्थ देखते हैं। राइट बूलियन एक्सप्रेशन फॉर एक्सक्लूसिव और एक्सऑर गेट। सो यहाँ ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें आपको सिंबल पता होना चाहिए बूलियन एक्सप्रेशन के लिए। सिंबल है A+ और इस पर सर्कल और B, तो ये आपको पता होना चाहिए, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ अभी ये क्वेश्चन नंबर 4 भी डन हो गया।
सो आगे बढ़ते हैं। अभी इस क्वेश्चन नंबर 2 का जो 5th पार्ट है वो बोल रहा है राइट डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एंगुलर SHM। सो SHM में जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है वो होता है -m⍵²x और फोर्स इज़ नथिंग बट मास इनटू एक्सेलरेशन विच इज़ -m⍵²x और यहाँ m गेट कैंसिल। एक्सेलरेशन इज़ डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सो d2x/dt² इज़ -ω²x। तो अल्टीमेटली हमारे पास आ जाएगा d2x/dt² प्लस ω²x इक्वल टू 0। तो ये है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर SHM। तो इस तरीके से हमारा 5th पार्ट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो बोल रहा है व्हाट इज़ मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर 3rd पोस्टुलेट ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। सो इसमें सिर्फ फार्मूला लिखना है, 1 मार्क क्वेश्चन है तो ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ सिर्फ फॉर्मूला पूछा है तो फॉर्मूला ही लिखिए। बेसिकली यहाँ 3rd पोस्टुलेट जो है वो बोर का ये कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी ऑर्बिटल से दूसरे एनर्जी ऑर्बिटल में जाता है तो जो एनर्जी एमिट होती है वो दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी का डिफरेंस होता है। तो उसको फॉर्मूला में अगर लिखें तो ऐसा कुछ लिखेंगे, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट माइनस एनर्जी ऑफ pth ऑर्बिट इज इक्वल टू h म्यू विच इज़ द एनर्जी एमिटेड बाय द इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा 6th का आंसर हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। टू इंडक्टर कॉइल्स विथ इंडक्टेंस ऑफ 10 मिली हेनरी एंड 20 मिली हेनरी आर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हाट इज़ द रिजल्टेंट इंडक्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द 2 कॉइल्स। तो बेसिकली जब भी हमें कॉम्बिनेशन ऑफ 2 इंडक्टर निकालना है इन सीरीज़ तो ये वैसा ही होता है जैसा कि रेसिस्टेंस का होता है। तो यहाँ L इक्विवेलेंट वुड बी सिंपली L1 प्लस L2। रेसिस्टेंस का जैसे सीरीज़ में R1 प्लस R2 होता है वैसे ही इंडक्टर के लिए भी L1 प्लस L2 होता है। तो हम यहाँ पे सिंपली आंसर लिख देंगे 10 मिली हेनरी प्लस 20 मिली हेनरी, सो अल्टीमेटली विल गेट 30 मिली हेनरी। सो फॉर सीरीज़ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस वैसा ही है जैसा कि रेसिस्टेंस के लिए। तो ये हमारा आंसर हो गया 7th का। सो 8th पार्ट पे चलते हैं। तो यहाँ बोल रहा है कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास 10 kg एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। सो बेसिकली ये सिर्फ यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है अबाउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द डिस्क। ऑफ अ डिस्क अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास इज हाफ mr²। तो यहाँ सिंपली हमें वैल्यूज़ पुट कर लेनी है और कैलकुलेशन कर देना है। मास जो है वो 10 kg में दिया है तो कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन रेडियस जो है वो 60 सेंटीमीटर में है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे और फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा। फिर हम थोड़े कैंसिलेशंस कर देते हैं, ये हो गया 5 और अल्टीमेटली हमारे पास आ जाएगा 5 × 3600 × 10⁻⁴ विच इज़ 18000 × 10⁻⁴। कैलकुलेट करने पे हमारा फाइनल आंसर आएगा 1.8 kg मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल आंसर इसका है। सो पार्ट 8 इज़ ऑल्सो डन। सो अभी सेक्शन बी पे आते हैं। सेक्शन बी में आपको 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 12 और सभी क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं। तो अभी यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 वो थ्योरी क्वेश्चन है। तो थ्योरी क्वेश्चन के आंसर मैंने पहले से ही निकाल के रखे हैं। सो क्वेश्चन कह रहा है डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रोटेटिंग रिजिड बॉडी, स्टेट इट्स SI यूनिट एंड डिमेंशंस। तो इसका सोल्यूशन है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रोटेटिंग रिजिड बॉडी इज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ईच पॉइंट मास एंड स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो बेसिकली अगर हमारे पास एक ऐसा रिजिड बॉडी है और वो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेट कर रहा है तो इस पर अगर n पार्टिकल्स हैं ऑफ मासेस m1 m2 m3 और nth पार्टिकल मान लीजिए mn है और सबके डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो है r1 r2 r3 एंड rn रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम होगा वो I इज इक्वल टू m1 r1² प्लस m2 r2² डॉट mn rn²। सो अगर इसको समेशन फॉर्म में लिखें तो I इज इक्वल टू समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 to n mi
RI square. So this is the formula for moment of inertia of a body consisting of n small particles of masses m1, m2, n3 until mn. Now second part of the question जो है वो कह रहा है state its SI unit and dimension. तो basically SI unit as you can see ये है product of mass and square of the distance. So mass का unit is kg and distance का meter. So simply kg meter square. और same way dimension के लिए for mass m, for meter square l square और time का dimension हो जाएगा 0. So t raised to 0. So ml square t raised to 0. और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि अगेन एक थ्योरी क्वेश्चन है, तो उसका भी आंसर मैंने निकाल के रखा है. सो क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर पोलर डाइलेक्ट्रिक्स एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स. अब सबसे पहले डाइलेक्ट्रिक्स होते क्या है. डाइलेक्ट्रिक्स आर द कंपाउंड्स दैट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. दीज डाइलेक्ट्रिक्स आर फाउंड एज बोथ पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स डिपेंडिंग ऑन द पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स. द मेन डिफरेंस between the two is polar dielectrics have asymmetric shape and non-polar dielectrics have symmetric shape. Meaning polar dielectrics के center of gravity coincide करते हैं, वो symmetric होते हैं because they have poles. वो symmetric होते हैं और उनके center of gravity जो है वो coincide करते हैं उनके molecules की. Whereas non-polar molecules जो हैं वो center of gravity उनका coincide नहीं करता है क्योंकि वो symmetric नहीं है. Okay, further यहाँ पे 7 पॉइंट्स लिखे हुए हैं टेबुलर फॉर्म में, और क्योंकि ये 2 मार्क का क्वेश्चन है तो आप अगर 2 पॉइंट्स भी लिखेंगे तो आपको फुल 2 मार्क्स मिलेगा. अभी यहाँ पे हम पॉइंट्स देख लेते हैं. फर्स्ट वन फॉर पोलर, दीज आर द मटेरियल विच हैव इनहेरेंट डाइपोल मोमेंट, मतलब उनका डाइपोल मोमेंट होता है. एंड फॉर नॉन पोलर, दीज आर द मटेरियल्स दैट डू नॉट हैव डाइपोल मोमेंट. सो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स का डाइपोल मोमेंट होता है और नॉन पोलर का डाइपोल मोमेंट नहीं होता है. पॉइंट नंबर 2 इज इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंसेस, वेयर एज फॉर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर नॉट सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस. मतलब वो क्लोज बाय रह जाते हैं, स्ट्रेच नहीं करते लाइक पोलर डाइलेक्ट्रिक्स. नाउ थर्ड पॉइंट, दीज मटेरियल शो property of polarity, whereas non-polar dielectrics does not show properties of polarity. Fourth point, polar dielectrics are polar compound and do not conduct electricity. Same way, non-polar dielectrics are non-polar compounds and do not conduct electricity, whereas non-polar dielectrics are non-polar compounds and even they do not conduct electricity. Fifth point, shape of the dielectrics are asymmetric, whereas for non-polar dielectric shape is symmetric, as I already told you. Sixth point, polar dielectrics are polar and non-polar dielectrics are non-polar. ये point आप लिख सकते हैं क्योंकि polar dielectrics में 2 poles होते हैं, that's why they are called as polar, और non-polar dielectrics में poles का system ही नहीं है, तो इसलिए they are not called as पोलर, मीन्स दे आर कॉल्ड एज नॉन पोलर. और 7th पॉइंट में जो है वो एग्जाम्पल लिखा है. ये अच्छी चीज़ है कि लाइक आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं क्योंकि वो एक पॉइंट की तरह कंसिडर किया जाता है. तो यहाँ पे जैसे पोलर डाइलेक्ट्रिक के एग्जाम्पल हमारे पास है अमोनिया एंड वाटर, और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के एग्जाम्पल हमारे पास है बेंजीन एंड मीथेन. अभी नीचे यहाँ पे डायग्राम भी दिया हुआ है फॉर पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स. यहाँ पे देखिए HCl एक पोलर डाइलेक्ट्रिक है, H2O एक पोलर डाइलेक्ट्रिक है. सेम वे H2 और CO2 जो है वो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स है. अब यहाँ पे ये जो P के साथ एरो दिया हुआ है ये एक्चुअली डाइपोल मोमेंट दिखा रहा है फॉर HCl एंड H2O. इसका डायरेक्शन नीचे से ऊपर की तरफ है, मीनिंग Cl से H की तरफ है, बिकॉज डाइपोल मोमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है और उसका डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव होता है. वेयरएज नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के लिए कोई भी डाइपोल मोमेंट नहीं होता है, इसलिए वहाँ पे P का टर्म एक्सप्रेस नहीं किया हुआ है. ओके, अभी नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 भी एक थ्योरी क्वेश्चन है, तो इसके भी आंसर मैंने ऑलरेडी निकाल के रखे हैं. तो क्वेश्चन है व्हाट आर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, गिव एनी 2 टाइप्स ऑफ इट. नाउ यहाँ पे एज यू कैन सी
A process by which two or more state variables of system can be changed is called as thermodynamic process. For example, ice to water, water to vapor. So इस टाइप के जो changes occur कर सकते हैं जिस process में, वो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कहलाता है. अब थर्मोडायनेमिक प्रोसेस यहाँ पूछा तो 2 है, बट मैंने यहाँ 6 लिस्ट किए हुए हैं, तो आप कोई भी 2 इसमें से मेंशन करेंगे तो आपको टोटल 2 मार्क्स मिल जाएंगे इजीली. नाउ पहला है आइसोकोरिक, जिसमें कांस्टेंट वॉल्यूम होता है. नेक्स्ट इज आइसोबेरिक, जिसमें कांस्टेंट प्रेशर होता है. नेक्स्ट इज एडियाबैटिक प्रोसेस. एडियाबैटिक प्रोसेस इज बेसिकली जब हीट एक्सचेंज नहीं होती है सिस्टम और सराउंडिंग में, मीनिंग इट्स एन आइसोलेटेड सिस्टम. आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है, and as the name suggests, it can be reversed. फिर irreversible process which cannot be reversed, like burning of plastic, etc. And then cyclic process, meaning the process that keeps coming back to its original position. For example, Carnot's engine, etc. तो अभी यहाँ पे आप इन 6 में से कोई भी 2 प्रोसेस लिखेंगे और डेफिनेशन लिखेंगे तो आपको कंप्लीट 2 मार्क्स मिल जाएगा. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि एक डेरिवेशन है. कह रहा है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ द nth बोर ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम. तो अभी इसका सोल्यूशन हम देखते हैं. तो मान लीजिए ये एक एटम है और ये इसका न्यूक्लियस है, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है जो इस सर्कुलर पाथ में ऐसे रोटेट करे. नाउ दिस इज़ फॉर हाइड्रोजन एटम, तो एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, और इसको हम रेडियस r ले लेते हैं. नाउ फर्स्ट postulate of Bohr atomic model we get Fe is equal to mv square by r. यहाँ पे Fe जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, और क्योंकि वो सर्कुलर पाथ में जा रहा है तो उसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा जो कि mv स्क्वायर बाई r से रिप्रेजेंट करेगा. फर्दर यहाँ पे अगर हम देखें तो ये Fe को लिख सकते हैं ke स्क्वायर बाई r स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r आ जाएगा हमारे पास. और इसको हम फर्दर कैंसिलेशंस के बाद अगर लिखें, और यहाँ पे अगर हम कैंसिलेशन करें तो एक आर कट जाएगा, और अल्टीमेटली हमारे पास r जो है वो आ जाएगा के ई स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर. नाउ इसको हम लिखते हैं हमारा फर्स्ट इक्वेशन, और फिर सेकेंड पोस्टुलेट से हमें पता है कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो NH बाई 2 होता है, और एंगुलर मोमेंटम इज ऑल्सो MVR, सो MVR इज NH बाई 2 अगर मैं बोथ साइड स्क्वायर करूँ तो मुझे मिलेगा m स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर. यहाँ से हमें मिलेगा mv स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर m. तो इसको हम लिख लेते हैं हमारा इक्वेशन नंबर 2, और फिर इसको यूज़ करके हम r का एक्सप्रेशन निकालेंगे. अब यहाँ अगर देखें तो इक्वेशन 2 में mv स्क्वायर, और तो यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ इक्वेशन 2 में mv स्क्वायर और इक्वेशन 1 में भी mv स्क्वायर है, तो इन दोनों को हम रिप्लेस कर देते हैं, मतलब इक्वेशन 2 को पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, तो हमें r का एक्सप्रेशन आ जाएगा. सो हमें पुट 2 इन 1 करना है, तो r की वैल्यू आ जाएगी के ई स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर m. फर्दर सिंप्लीफिकेशन पे हमें मिलेगा r इज इक्वल टू के ई स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर m अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर. यहाँ पे फर्दर कैलकुलेशंस करें तो r गेट कैंसल्ड, और हमें फाइनली r का एक्सप्रेशन जो है वो मिल जाएगा एज n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाई के ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m. सो ये हो गया r का एक्सप्रेशन जो कि रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है. तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि यहाँ जो k है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है विच इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. तो ये चीज़ आपको याद रखनी है. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी एक थ्योरी क्वेश्चन ही है, तो उसके आंसर मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा है. सो क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन.
2 पॉइंट्स। तो पहले तो हम समझते हैं कि हार्मोनिक और ओवरटोन होता क्या है। नाउ एज यू कैन सी द टर्म हार्मोनिक हैज़ अ प्रिसाइज मीनिंग दैट एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। मीनिंग अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फ्रीक्वेंसी हम देखें कि 1 2 3 एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो इस टाइप के इंटीग्रल मल्टीपल के जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज होती हैं उनको हम कहते हैं हार्मोनिक। और ऑन द अदर हैंड ओवरटोन जो है वो हैज़ द टर्म ओवरटोन इज़ यूज टू रिफर टू एनी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अबव द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड एन ओवरटोन मे और मे नॉट बी हार्मोनिक। मतलब वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसको अच्छे से समझने के लिए हमारे पास एक डायग्राम भी है। तो ये एक मान लीजिए स्ट्रिंग है और रिजिड सपोर्ट्स के बीच में इसको हमने फिक्स किया हुआ है और फिर प्लग करके इसमें ओवरटोन और हार्मोनिक जनरेट कर रहे हैं। तो अभी जैसे कि हल्का प्लग किया एट द सेंटर तो एक लूप बना, तो वो हमारा हो गया फंडामेंटल मोड और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फर्स्ट हार्मोनिक। सेकेंड में थोड़ा तेज प्लग किया तो 2 लूप बने, सो दैट बिकेम आवर सेकेंड हार्मोनिक एंड फर्स्ट ओवरटोन। सेम वे थर्ड में 3 लूप बने, थर्ड हार्मोनिक सेकेंड ओवरटोन, और फोर्थ में हमारे पास 4 लूप बने और वो हो गया फोर्थ हार्मोनिक एंड थर्ड ओवरटोन। नाउ अभी आपको ऐसे याद रखना है कि जितने लूप्स हैं उतना हार्मोनिक हो गया और जितना हार्मोनिक है उससे एक कम ओवरटोन। फिलहाल के लिए अभी इतना आप याद रखेंगे तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इजी पड़ेगा। अब यहाँ पे क्योंकि 2-2 पॉइंट पूछा था तो फर्दर पॉइंट्स लिखने अगर हैं तो यहाँ 3-3 पॉइंट यहाँ लिखे हुए हैं, उनमें से आप कोई भी 2 पॉइंट लिख के ये डायग्राम बना देंगे तो कम्प्लीटली आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। एक चीज़ आप ध्यान रखिए एग्ज़ाम लिखते वक्त कि जब भी आपको जिस किसी क्वेश्चन में अगर डायग्राम पता है तो वो आप वहाँ पे बना दीजिए इफ़ यू हैव इनफ टाइम, क्योंकि डायग्राम बनाने से एग्जामिनर्स काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं और आपके अच्छे मार्क्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आई ऑलवेज से कि ड्रॉ डायग्राम वेर एवर यू नो, नॉट वेर एवर इट इज़ आस्क। ओके, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। नाउ अभी हम टेबल देखते हैं हार्मोनिक और ओवरटोन का फर्दर। तो फर्स्ट वन, द फर्स्ट हार्मोनिक इज़ द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, वेयर एज द फर्स्ट ओवरटोन इज़ द नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। एज यू कैन ईजिली सी कि जब 2 लूप बने तब हमारा फर्स्ट ओवरटोन आया, मतलब फंडामेंटल से नेक्स्ट हायर वाला। देन सेकेंड वन इज हार्मोनिक्स आर सिंपल इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे इंटीग्रल मल्टीपल से आप ये समझिए कि वो होल नंबर है, पॉजिटिव, नेगेटिव से नहीं मल्टीप्लाई करना है। ओके, नेक्स्ट ओवरटोन्स आर not necessarily integral multiple of fundamental frequency, they are frequencies other than fundamental frequencies। मतलब ज़रूरी नहीं है कि इंटीग्रल मल्टीपल हो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का, वो अदर देन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी हो सकता है। एंड थर्ड वन, ऑल हार्मोनिक्स मे और मे नॉट बी प्रेजेंट इन द वाइब्रेशन, वेयर एज ओवरटोन इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द वाइब्रेशन। तो इस तरीके से अगर आप आंसर लिखेंगे कोई भी 2 पॉइंट और ये डायग्राम तो आपको कम्प्लीटली 2 मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि अगेन एक थ्योरी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कह रहे हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन पोटेंशियोमीटर एंड वोल्टमीटर। अब पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर आपने अपने लैब में देखा ही होगा। वोल्टमीटर एक ब्लैक कलर का छोटा सा डब्बा होता है जो करंट डिटेक्ट करता है और पोटेंशियल मेज़र करता है, और पोटेंशियोमीटर एक लंबा सा लकड़े का एक पुट्ठा होता है जिस पे वायर्स लंबे से लपेटे होते हैं और बीच बीच में एल शेप के मेटालिक पीसेस लगे होते हैं। ओके, तो अभी पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर में डिफरेंसेस हम देखते हैं। So first one is the EMF of cell, potential difference and internal resistance all are measured using potentiometer, whereas voltmeter can be used to determine a cell's potential difference and terminal potential voltage. However, it cannot be used to measure EMF of a cell or to find internal resistance of a cell. Second point, पोटेंशियोमीटर हैज़ हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी एंड सेंसिटिविटी। इनफैक्ट पोटेंशियोमीटर की एक्यूरेसी हम इजीली बढ़ा सकते हैं वायर्स की लेंथ बढ़ा के, और ऑन द अदर हैंड वोल्टमीटर हैज़ लेसर एक्यूरेसी एंड सेंसिटिविटी एज कम्पेयर टू द पोटेंशियोमीटर। थर्ड पॉइंट, पोटेंशियोमीटर इज़ नॉट पोर्टेबल वेयर एज वोल्टमीटर इज़ पोर्टेबल। पोर्टेबल से मतलब ये है कि हम आसानी से वोल्टमीटर को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, वेयर एज पोटेंशियोमीटर को नहीं ले जा सकते। फोर्थ पॉइंट, पोटेंशियोमीटर डज नॉट गिव डायरेक्ट रीडिंग। पोटेंशियोमीटर में आपने देखा होगा कि पोटेंशियोमीटर के लिए हमें फॉर्मूलेज अप्लाई करने पड़ते हैं टू फाइंड आउट द फाइनल रीडिंग, वेयर एज वोल्टमीटर में सिर्फ हमें नीडल देखनी होती है, वो डायरेक्ट रीडिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो ये 4 पॉइंट हैं, इनमें से आप कोई भी 2 या 3 पॉइंट लिख देंगे तो आपको कम्प्लीटली 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ऑन अ सेफर साइड आप 3 पॉइंट्स तो लिख ही दीजिए, 3-3 पॉइंट्स, ताकि कोई कन्फ्यूजन ही ना रहे एग्जामिनर को आपको फुल 2 मार्क्स देने में। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अगेन अ थ्योरी क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एंड थर्मल इक्विलिब्रियम। अब क्योंकि ये थ्योरी क्वेश्चन है तो ऑलरेडी मैंने इसके आंसर्स रखे हुए हैं,
तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम देखते हैं. फॉर अ सिस्टम टू बी इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम देयर शुड नॉट बी एनी अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग विद इन द सिस्टम एंड बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग. Also, the pressure in the system should be same throughout the system and should not change with time. Like अगर मान लीजिए कि एक ब्लॉक है, इस पे एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है. Now, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब these two forces are balanced, meaning F1 is equal to F2. इक्विलिब्रियम एज इन ये स्टेशनरी पोजीशन पे है. सो इस तरीके के इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. Whereas thermal equilibrium is, for a system to be in thermal equilibrium, the temperature of the system should be uniform throughout and it should not change with time. A system when in thermal equilibrium is described in terms of state variable. Meaning कि अगर एक सिस्टम का टेम्परेचर थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है तो वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होता है, अदरवाइज नहीं. तो ये डिफरेंस है थर्मल इक्विलिब्रियम और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में. नाउ सो प्रश्न संख्या 10 जो है वो यहाँ पे कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम is revolving round the nucleus in a circular orbit of radius 5.3 into 10 raised to minus 11 meter with a speed of 3 into 10 raised to 6 meters per second. Find the angular momentum of the electron. तो ये काफ़ी आसान सा प्रश्न है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है. तो यहाँ हम एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो यूज़ करेंगे विच इज़ MVR. L एंगुलर मोमेंटम है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस. सिंपली हमें बस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए जो कि पेपर में भी दिया होगा, और ऐसे याद रखना भी एक आइडियल कंडीशन है, मतलब याद रखिए. सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 31 kg. तो यहाँ हम वैल्यूज़ डालेंगे तो 9.1 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 31 इंटू वेलोसिटी जो है वो गिवन है 3 इंटू 10 रेज़ टू 6 और जो रेडियस है वो गिवन है 5.3 इंटू 10 रेज़ टू 11. तो अल्टीमेटली हम इन सब को कैलकुलेट करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर इजीली आ जाएगा. 5.3 इंटू 10 रेज़ टू, अभी ज़ीरोज़ को सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो गया 17 और माइनस 31 विच इज़ लाइक 14. सो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम, और मल्टीप्लिकेशन तो आपको बचपन से ही आता है तो आप आसानी से कर लेंगे इसमें. अब यहाँ हमें 91 जो है वो इजी रहेगा मल्टीप्लाई करने के लिए, तो पहले 3 इधर मल्टीप्लाई करते हैं. सो ये हो जाएगा 15.9 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 14. अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन है ये. अगर आपको मल्टीप्लिकेशन में तकलीफ़ हो तो यहाँ साइड में एक रफ वर्क कर लीजिए. सो यहाँ पे हम इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं. अगर ऐसे डायरेक्टली नहीं हो रहा तो आप साइड में रफ वर्क में कर लीजिए. तो यहाँ सिंपली आ जाएगा 8. तो आंसर आ जाएगा 96441. और यहाँ पे ये 2 डेसिमल पॉइंट है तो अल्टीमेटली 144.69 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 14. अब इसकी यूनिट अगर देखें तो मास है kg, वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड और r है मीटर. सो अल्टीमेटली यूनिट हो जाएगा kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. सो ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का. बहुत ही आसान सा प्रश्न था, सिर्फ कैलकुलेशन वाइज अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको यहाँ पूरे मार्क्स मिल जाएंगे. तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे. अगला क्वेश्चन भी एक न्यूमेरिकल है. क्वेश्चन कह रहा है प्लेन वेव फ्रंट ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम्स is incident on 2 slits on a screen perpendicular to the direction of light rays. If the total separation of 10 bright fringes on a screen 2 meter away is 2 centimeter, find the distance between the slits. तो ये भी काफ़ी आसान सा प्रश्न है, सिर्फ फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए इसके लिए. तो यहाँ पे एक चीज़ ये है कि जो टर्म्स दिए हैं वो लिख लेते हैं. लैम्डा है वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम्स. कैपिटल डी जो है वो दिया हुआ है 2 मीटर. स्मॉल डी हमें फाइंड करना है. और बीटा जो है, और बीटा यहाँ पे हम निकालेंगे क्योंकि हमें 10 फ्रिंजेस का टोटल विड्थ जो है वो 2 सेंटीमीटर दिया है. तो एक का कितना होगा यूजिंग यूनिटरी मेथड 2/10 सेंटीमीटर में. सो इट इज लाइक 0.2 सेंटीमीटर. फिर इसको अगर हम मीटर में लिखें तो बीटा इज इक्वल टू कितना 2 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3 मीटर. ऐसा हो जाएगा. नाउ वी नो, हम जानते ही हैं फॉर्मूला कि फ्रिंज विड्थ इज़ बेसिकली लैम्डा कैपिटल टी बाई स्मॉल डी. सो यहाँ पे लैम्डा इज 6000 एंगस्ट्रॉम मीनिंग 10 रेज़ टू माइनस 10. कैपिटल डी इज़ 2 और स्मॉल डी वी डोंट नो. सो यहाँ पे
नेक्स्ट स्टेप में d को वी कैन राइट एज 6000 इंटू 10⁻⁻10 इंटू 2 डिवाइडेड बाई बीटा इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, सो इट इज़ 2 इंटू 10⁻3। सो अल्टीमेटली 2 गेट कैंसिल और 10 को एडजस्ट करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 6000 इंटू 10⁻⁷। सो जो d की वैल्यू है वो हो गई 6000 इंटू 10⁻⁷ मीटर। और इसको फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर लिखें तो ये लिख सकते हैं 6 इंटू 10⁻⁴ मीटर। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। अगला प्रश्न जो कि कह रहा है 8 ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ईच ऑफ रेडियस 0.2 मिलीमीटर कोलेस इनटू अ सिंगल ड्रॉप, फाइंड द डिक्रीज इन द सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया में हमें डिक्रीज निकालना है और 8 ड्रॉपलेट्स कोलेस मीनिंग कंबाइन हो गए हैं टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉपलेट। ये भी काफ़ी आसान सा प्रश्न है। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ पता है कि जब स्मॉल ड्रॉपलेट्स कंबाइन करेंगे टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉपलेट तो एक चीज़ कांस्टेंट रहेगी, वो है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इनिशियल इज इक्वल टू वॉल्यूम फाइनल। तो वॉल्यूम इनिशियल जो है वो है नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स इनटू वॉल्यूम ऑफ ईच, और वॉल्यूम फाइनल जो है वो है 4/3 पाई r क्यूब कैपिटल R, जो कि कंबाइंड रेडियस है। इट्स लाइक ऐसे करके 8 ड्रॉपलेट है, 3 3 6 7 1 8 सब कंबाइन हुए और फॉर्म किया एक बड़ा ड्रॉपलेट ऐसा। तो इसका जो रेडियस है वो कुछ r है और इनके सबके स्मॉल रेडियस स्मॉल r थे। तो अब यहाँ पे वॉल्यूम हमें पता है कि कांस्टेंट है, तो ये इसको थोड़ा सिंप्लीफाई हम करेंगे तो 4 गेट कैंसिल, पाई कट जाएगा, 3 कट जाएगा और अल्टीमेटली हमें r का एक्सप्रेशन यहाँ से निकालना है, कैपिटल R का। तो कैपिटल R, तो फर्दर सिंप्लीफिकेशन में हमें मिलेगा nr³ इज इक्वल टू r³। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो r वुड बी टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड n⁻⁴ और r। तो सिंपली ये कैपिटल R और स्मॉल r में रिलेशन हमें मिल गया। हम अभी क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज़ द डिक्रीज इन द सरफेस एरिया। सो बेसिकली डेल्टा A निकालना है, डिक्रीज है तो इसलिए इनिशियल माइनस फाइनल। अब सरफेस एरिया इनिशियल जो था वो था नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स इनटू सरफेस एरिया ऑफ ईच माइनस, अब जब सब कंबाइन हो गए तो सिंपली बड़े वाले ड्रॉपलेट का सरफेस एरिया विच इज़ 4πr²। 4πr² एक्चुअली 4πr² जो है वो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर है। तो यहाँ पे हम 4π कॉमन ले सकते हैं, तो ब्रैकेट में बचेगा nr² माइनस कैपिटल R²। ऑल्सो हमें n और r में रिलेशन मालूम है, तो कैपिटल R को हम स्मॉल r में एक्सप्रेस कर देंगे। तो 4π इंटू nr² माइनस r² की जगह लिख देंगे n⁻⁴ इंटू r का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पे फर्दर सिंप्लीफिकेशन पे हमें पता चलेगा कि 4π इंटू nr² माइनस n⁻⁴ r² ऐसा टर्म आता है। तो अगेन हम r² फिर से कॉमन ले सकते हैं और अल्टीमेटली अंदर बच जाएगा n माइनस n⁻⁴ पे हम वैल्यूज़ लिख लेते हैं। r की वैल्यू है 0.2 मिलीमीटर विच इज़ 0.2 इंटू 10⁻³ मीटर्स, और n की वैल्यू है 8। तो अल्टीमेटली हम कैलकुलेट करेंगे तो 4π इंटू 0.2 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर टू 8 माइनस 8⁻²/3। अल्टीमेटली आगे अगर हम फर्दर बढ़ें तो ये हो जाएगा 4π इंटू 0.04 इंटू 10⁻⁶ इंटू 8 माइनस 8 का क्यूब रूट का स्क्वायर विच इज़ 2 का स्क्वायर, तो यहाँ 4। अल्टीमेटली आ जाएगा 4π इंटू 0.04 इंटू 4 इंटू 10⁻⁶। सो अल्टीमेटली के आगे कैलकुलेशन हम करेंगे तो मिलेगा 4 इंटू पाई को इजी कैलकुलेशंस के लिए 22/7 लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 10⁻⁸।
ये जो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है उनको 10 के पावर में डाल दिया। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो टर्म बच रहे हैं वो है 64 इंटू 22/7 इंटू 10⁻⁻8। अभी 64, अब इसको नियर अबाउट आंसर निकालना पड़ेगा। तो अभी यहाँ हम 7 से कैलकुलेट कर देते हैं। 7 9 63, देन 101 34 एंड देन 22 इसमें मल्टीप्लाई करना है। सो 9.14 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 10⁻⁻8 मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है, चेंज इन एरिया है तो यूनिट तो सेम ही होगी। अभी आगे देखते हैं इसमें, तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 18.28 इंटू 11 इंटू 10⁻⁻8। अब 11 से मल्टीप्लाई करना कंपेरेटिवली आसान है, तो यहाँ हो जाएगा 1828 फिर 1828, सो अल्टीमेटली 80002। सो अल्टीमेटली यहाँ आंसर आ जाएगा 20008 इंटू 10⁻⁻8। सो दिस इज़ नियर अबाउट आंसर। यहाँ का जो डेसिमल है वो यहाँ पे कुछ आ जाएगा 2 डेसिमल के बाद, तो अल्टीमेटली हमारा नियर अबाउट आंसर आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। सो नियरली इतना चेंज इन एरिया होगा। 3.142 लेने पे आंसर थोड़ा सा वेरी करेगा, तो आप वो कैलकुलेशंस में कर लीजिएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो अभी अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 13, और ये क्वेश्चन भी एक न्यूमेरिकल है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 0.1 हेनरी इंडक्टर, 25 इंटू 10⁻6 फैरेड कैपेसिटर एंड 15 ओम रेसिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज टू 120 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC सोर्स। कैलकुलेट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। नाउ यहाँ पे हमारे पास क्या क्या गिवन है। पहले तो हमें L गिवन है 0.1 हेनरी, हमें कैपेसिटेंस गिवन है 25 इंटू 10⁻6, हमें रेसिस्टेंस गिवन है 15 ओम यानी इसकी यूनिट फैरेड है, और फ्रीक्वेंसी गिवन है 50 हर्ट्ज, और पोटेंशियल गिवन है 120 वोल्ट। नाउ हमें कैलकुलेट करना है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी है जहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू सेम होती है। नाउ XL इज इक्वल टू L ओमेगा एंड XC इज इक्वल टू 1/C ओमेगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस बेसिकली अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट ऑफर्ड बाय इंडक्टर एंड कैपेसिटर रिस्पेक्टिवली होता है। तो अभी यहाँ पे हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई अगर करें तो ओमेगा स्क्वायर मिलेगा 1/LC। नाउ ओमेगा इज नथिंग बट 1/√L इंटू C। ऑल्सो ओमेगा जो है वो है 2π इंटू फ्रीक्वेंसी। सो यहाँ अल्टीमेटली हमारे पास आ जाएगा 1/√LC। सो फ्रीक्वेंसी जो है वो हो जाएगी 1/2π√LC। नाउ बस यही रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हमें कैलकुलेट करनी है। अब हमें बस वैल्यूज़ डालनी है और कैलकुलेशन करना है। तो फ्रीक्वेंसी एट रेजोनेंस हो जाएगा 1/2π इंटू √L विच इज़ 0.1 इंटू C विच इज़ 25 इंटू 10⁻⁻6। सो अल्टीमेटली हम फर्दर कैलकुलेशन अगर करेंगे तो हमें आंसर आएगा 1/2π इंटू 25 इंटू 10⁻⁻7 और फर्दर 25 रूट के बाहर आएगा 5 इंटू 2 10 पाई इंटू 10⁻⁻1 इंटू 10⁻3 भी बाहर आ जाएगा क्योंकि 10⁻6 का पार्ट जो है। तो अल्टीमेटली ये ऊपर की तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा √10/10 पाई इंटू 10⁻3। √10 की जो वैल्यू होती है वो होती है 3.162। तो फर्दर हम रेजोनेंस कैलकुलेट करेंगे। तो 3.162 अपॉन 10
इंटू 3.142 और 10⁻³ ऊपर चला जाएगा, 10⁻³ बन जाएगा। नाउ ये फर्दर ये 10 इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.162 डिवाइडेड बाई 3.142 इंटू 10⁻²। सो अल्टीमेटली वैल्यू जो है वो नियरली 1 इंटू 10⁻² आ रही है, विच इज़ 100 हर्ट्स। तो जो हमारा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आ रहा है वो आ रहा है नियरली 100 हर्ट्स। इसके एग्जैक्ट कैलकुलेशन के लिए आप लॉगबुक यूज़ कर सकते हैं, बट आंसर नियर अबाउट इतना ही आएगा। तो ये अप्रॉक्सीमेशंस भी आप एग्ज़ाम में कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेशन सीखना बहुत ज़रूरी है आपको, बिकॉज कैलकुलेशंस अगर इस टाइप के आए तो हम फाइनल कैलकुलेशन तक पहुंचने के लिए फास्टर तरीका है अप्रॉक्सीमेशंस। ओके, चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। बी का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन 2 मोलर स्पेसिफिक हीट्स ऑफ गैस इज 9000 जूल पर kg केल्विन इफ द रेशियो ऑफ 2 स्पेसिफिक हीट्स इज 1.5, कैलकुलेट द 2 मोलर स्पेसिफिक हीट्स। तो ये भी काफ़ी आसान सा प्रश्न है। तो यहाँ देखते हैं हम इसका सोल्यूशन। तो यहाँ हमें 2 मोलर स्पेसिफिक हीट्स के बीच का डिस्टेंस दिया है। तो इट्स लाइक Cp माइनस Cv इज गिवन एज 9000 जूल 9000 जूल पर kg केल्विन, और Cp बाई Cv भी दिया हुआ है विच इज़ 1.5 मीनिंग 3/2। सो अभी को इक्वेशन 1 ले लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। तो यहाँ मार्क कर देते हैं, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। नाउ अभी अगर हम 2 में देखें, सो इन 2 व्हाट वी गेट Cp इज 3/2 टाइम्स ऑफ Cv। तो ये अगर इक्वेशन 3 मान लें तो हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अब 3 को 1 में पुट कर देते हैं। सो पुट 3 in 1, तो हमें मिलेगा 3/2 Cv माइनस Cv इज इक्वल टू 9000। Cv कॉमन, 3/2 माइनस 1 इज लाइक 1/2 टू 9000। तो सिंपली हमारा यहाँ पे Cv जो है वो आ गया 18000 और उसकी यूनिट वही जूल पर kg केल्विन। तो ये हमारा Cv आ गया। अब Cp निकालना है, तो Cp माइनस Cv जो है वो हमें पता है 9000 है। तो Cp क्या हो जाएगा 9000 प्लस Cv। सो दिस इज लाइक 9000 प्लस 18000, सो अल्टीमेटली 27000 जूल पर kg केल्विन। तो ये हमारा Cp का आंसर होगा। तो हमारे दोनों आंसर इसके आ गए। तो इसी के साथ सेक्शन बी यहाँ पे एंड होता है और सेक्शन सी और डी के आंसर्स आपको नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में मिलेंगे। सो कीप लर्निंग एंड फीड कॉन्सेप्ट्स। ऑल द बेस्ट।